and a very warm welcome to all of you. I am your host for today, Anushka. भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर ये मंच है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क 18 का। इस मंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मंच है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी पलामू प्रेजेंट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड आरोग्यम एक कदम सेहत की ओर, को प्रेजेंटेड बाय लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिश्रामपुर पलामू, पावर्ड बाय रुक्मणी एटीसी अल्टिमा, आस्था ग्रुप जमशेदपुर एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस मंच पर आज होगी झारखंड के हेल्थ केयर सेक्टर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बिजनेस के अन्य क्षेत्र से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात। इस महामंच पर सम्मानित किए जाएंगे वो लीडर्स जो अपने विजन एंड मिशन, सेवा, सफलता, उपलब्धियों और योगदान से झारखंड के हेल्थ केयर सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को नई पहचान दिला रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले पैनल डिस्कशन का। इस सेशन में बातचीत के लिए सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी ब्रजमोहन सिंह, एडिटर इनपुट न्यूज 18 बिहार झारखंड को, और इसके साथ ही बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए अनुरोध करती हूँ श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, एमएलए बिश्रामपुर एंड एक्स हेल्थ मिनिस्टर झारखंड। आपसे रिक्वेस्ट है सर, कृपया स्टेज पर आए। चंद्रवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस आरोग्यम के महामंच पर। मुझे निश्चित तौर पे आज मैं ये सोचता हूँ कि ये जो शाम होने वाली है रांची में, ये बेहद ही खूबसूरत शाम होगी जिसमें स्वास्थ्य के तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रवंशी जी से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो यात्रा रही है, जहां से अपना यात्रा शुरू की, खासकर पलामू से, ये वो एरिया था, ये वो इलाका था जहां से नक्सलाइट का एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में उदय हुआ था। तो वहां से कैसे आपने सोचा ये जो यात्रा रही है पूरी, उसको किस तरह से आपने आगे बढ़ाया? सबसे पहले मैं विधायक 1995 से 2000 रहा, 2005 से 9 तक रहा। 2007 में जब हम अपने क्षेत्र में गया तो देखे पूरा नक्सल से भरा हुआ था और नक्सल हथियार लेके चारों तरफ दिन में भी चलते थे। हमने एक प्राथमिक विद्यालय को शिलान्यास करने गया तो वहाँ देखा कि जो बच्चे हमारे साथ रोज मिलते जुलते हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या कारण है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं कि हमें नौकरी नहीं है और 700 रुपया हमको बंगाल के लोग आके देते हैं, जिसके चलते हम हथियार टांगते हैं। तो हमने कहा कि एक काम करो कि आज जो हम शिलान्यास करें उसमें 3 टीचर की जरूरत है। 3 व्यक्ति को आज हम 3000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहाल कर देते हैं। डीओ भी हमारे साथ था, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, उन्होंने बहाल करवा दिया और वह जो है सिलसिला चलते रहा। हर एक गांव में हमने स्कूल बनवाने का काम किया और जितने भी लड़के उस तरह के थे जो हथियार लेके चलते थे, बेकार बैठे हुए थे, सभी को हमने नौकरी देने का 2-2.5 हजार बच्चे को हमने नौकरी देने का काम किया। उसके बाद हमने रोड से लेके पुल पुलिया से लेके सारा चीज हमने बनवाया। ये जो 2 थाना था हमारे क्षेत्र में, हमने 9 थाना बनाने का काम किया। वहाँ पुलिस व्यवस्था किया। सारी व्यवस्था करने के बाद जब एजुकेशन में, जब हाई स्कूल हमने पूरे क्षेत्र में हर एक पंचायत में हमने हाई स्कूल बनाने का काम किया और मिडिल और प्राथमिक विद्यालय तो हर एक गांव में खुलवाने का काम किया, जिससे लोग पढ़ने लगे। हाई स्कूल पास किया, उसके बाद हमने कॉलेज बनाया, अपने से भी बहुत से कॉलेज बनाया। इस तरह से हमने 28 कॉलेजेज हमारे पास हैं, जिसमें लड़के जो गरीब के लड़के हैं फ्री भी पढ़ते हैं, 1000 फीस सिर्फ हम लेते हैं। इस तरह से लोग आगे बढ़ते गया, नौकरी मिलते गया और मुख्य धारा में जुटते गया। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा गैप आपको दिख रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आपको क्या लगता है कि उसमें क्या नई पहल करने की जरूरत है? जब हमने अपना 2019 में स्वास्थ्य मंत्री बना
तो बहुत सी विडंबनाएं थी, बहुत से काम यहाँ नहीं था। एक तो आपको मैं बताऊं कि 3 मेडिकल कॉलेज जो है 70 वर्ष में 3 देश आजाद हुआ और उस आजाद होने के 70 वर्ष के अंदर 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। मात्र 250 लड़के मेडिकल में पढ़ के डॉक्टर बनते थे। डॉक्टर नहीं मिलते थे, देहात में नहीं जा सकते थे, बाहर चले जाते थे। हमने 3 मेडिकल कॉलेज वहां बनाने का काम किया, जैसे पलामू, हजारीबाग, दुमका, और उसके अलावे चालू हमने कराया, पढ़ाई शुरू हो गई। उसके बाद हमने आपको बताना चाहता हूं कि और गिरिडीह और आपको चाईबासा में भी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए स्वीकृति दिलाई, अभी तक चालू नहीं हुआ है। एम्स लाने का हमने काम किया, जो देवघर में एम्स आप देख रहे हैं कि बनकर तैयार, वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। और यहाँ जो हर एक जिला में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का काम किया। आपको रिम्स में जो है ट्रॉमा सेंटर नहीं था, तो हम डायरेक्टर को लेकर आपको दिल्ली एम्स में गए, उस प्लान को लाकर यहाँ रखा और इसे बनकर तैयार है, जो आज ट्रॉमा सेंटर चालू है। अनेक अनेक काम हमने किए, उतना हम बता नहीं सकते हैं। बस असल काम जो मेरा था कि 108 एम्बुलेंस नहीं था, पूरे झारखंड में नहीं था, और इसलिए हमने पहला काम हमने किया कि 108 एम्बुलेंस हर एक प्रखंड में देने का काम किया। और हर एक जगह पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक लेवल का है, सब जगह निर्माण कराने का काम किया, वहाँ जो है चालू कराने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी जो पूरी विकास यात्रा है उसकी चर्चा की, तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आपसे काफी ज्यादा प्रेरणा लेंगे और झारखंड के विकास में अपना सहयोग देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आपने इस सेशन में झारखंड के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ, और इस सेशन में बातचीत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी न्यूज़ 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी को। और बतौर पैनलिस्ट इस सेशन में शामिल होने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री RK अग्रवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पथमेड़ा गौधाम, राजस्थान, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला और प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ। हमारे साथ RK अग्रवाल जी हैं। RK अग्रवाल जी, दुनिया की बड़ी गौशाला के बारे में बताएं, और झारखंड में जो गौशालाएं हैं उनका आपकी भूमिका क्या है उनके प्रबंधन में, और राजस्थान में जैसा कि आपने बोला कि पथमेड़ा गोधाम है, 1,52,000 से ज़्यादा गायें हैं जिनकी सेवा आप कर रहे हैं। तो क्या स्थितियां हैं राजस्थान में, और झारखंड में किस तरीके से आप प्रबंधन करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग खुश रहने के लिए और सेहत को सही रखने के लिए बहुत से तरह के योग प्राणायाम करते हैं, जो कि निश्चित रूप से सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हम कितना भी योग प्राणायाम कर लें, हम लोग सेहत सही नहीं रख सकते। और जब हम खान पान की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिक अनाज की बात करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक अनाज बिना जैविक खाद के संभव नहीं है, और ये जो जैविक खाद है ये आपको गोवंश से ही मिलेगा, और वो भी देसी गोवंश होना चाहिए। तो उस पर मुझे लगता है कि अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हमारे झारखंड में भी और भारत में भी अगर हम देखें तो गोवंश को भी जहाँ रखा जाता है वो देसी गोवंश और जो जर्सी गोवंश है वो दोनों एक साथ रखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इन दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे और जैविक खाद का उत्पादन अगर बृहद रूप में नहीं बढ़ाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम ऑर्गेनिक अनाज का उत्पादन सही तरीके से नहीं कर सकेंगे और हम सेहत को सही रखने में कामयाब नहीं होंगे। आरोग्यम की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं की, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करते हैं। एक और बातें चर्चा में होती हैं कि क्यों हम उस स्थिति तक जाएं कि हमारा सेहत खराब हो, हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम अपना सकते हैं, उस स्थिति तक नहीं जा सकते हैं।
तो इसमें गौशालाओं का कितना योगदान हो सकता है, गोधन का कितना योगदान हो सकता है? मुझे लगता है कि ये दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर हम सही तरीके से ये जैविक खाद का उत्पादन करें और ऑर्गेनिक अनाज का उत्पादन करें। जैविक खाद होगी तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर जैविक खाद होगी तो हमारा ऑर्गेनिक अनाज का उत्पादन होगा, जिसमें कि आज हम देखें तो मात्र अगर हमारे झारखंड में भी मैं कहूँ तो 1% का उत्पादन नहीं होता जो कि जैविक खाद जहाँ यूज होती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परम आदरणीय यहाँ पर मंत्री साहब बादल पत्रलेख साहब उपस्थित हैं और जो कि कृषि के मंत्री हैं। इनके पास और भी विभाग हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय हमारे अरुण सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि सिंसियर और सीनियर अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे मंत्री जी का इस काम में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि झारखंड भी इस ऑर्गेनिक अनाज में अग्रणी एक दिन जरूर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके अनुभवों से और सरकार के प्रयासों से जो गोधन है या गौशालाएं हैं वो तरक्की के नए राह पर आगे बढ़ती रहेंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिवाकर तिवारी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर बने रहें और इसी के साथ मैं अपने अन्य सहयोगी को भी बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। ब्रजमोहन सिंह जी, एडिटर इनपुट न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं मंच पर अब बुलाना चाहूँगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा झारखंड सरकार में मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल पत्रलेख जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए इस आरोग्यम के महामंच पे। सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे, आप कृषि मंत्री भी रहे हैं और पिछले दिनों आप केरला की यात्रा पे थे। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा रही थी केरला, वहाँ का जो मॉडल है उसको किस तरह से रेप्लिकेट करेंगे कि जो अपना पशुधन है झारखंड का उसमें थोड़ी बेहतरी हो। केंद्र की भी योजना है लेकिन हम किस तरह से शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो आपसे हम जानना चाहेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सोच हमेशा है कि जो इस देश के अग्रणी राज्य हैं वो अपने अपने सेक्टर में क्या बेहतर काम कर रहे हैं। तो उसके तहत डिपार्टमेंट ने एक टूर बनाया केरल का, बड़ी ही अच्छा रहा और हम देखकर ये आश्चर्यचकित थे कि एक ही देश में हम सभी राज्य केंद्र सरकार के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई राज्य इतना आगे बढ़ गया है कि हम कई दशक उनसे पीछे छूट गए। तो हमने एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में देखा, गो पालन के क्षेत्र में देखा। हालांकि क्लाइमेटिक डिफरेंस है झारखंड और केरल में, लेकिन फिर भी जो रिसर्च विंग है उनका और जो उस पर वो पैसा लगा रहे हैं वो बिल्कुल फॉलो करने लायक है। और उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है, पूरे टीम को केरल हम भेज रहे हैं। खास करके जब आने वाले दिनों में वेटनरी यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने घोषणा की है, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ कॉलेज है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खेती प्रभावित हो रही है, तो बाड़ी को प्राथमिकता देना है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में पशुपालन को हम लोगों को बढ़ावा देना, ताकि पशुपालक हों या कृषक हों दोनों काम करते हैं, खेती भी करते हैं, जानवर को भी पालते हैं, उससे भी अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। तो कैसे हम बढ़ावा दें उसके लिए हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है और केरल के उन मॉडल को अपने यहाँ लागू करने के लिए उस कमेटी के रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा है। और यहाँ के डॉक्टर्स को भी हमने कहा है कि आप वहाँ जाकर विजिट कीजिए और देखिए, और उसका फलाफल आपको दिखा होगा कि हमने 100 मॉडल हॉस्पिटल जो एनिमल हॉस्पिटल है उसको शुरू करने का कवायद शुरू कर दिया है 24/7
एक हमारा रांची में ही शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में एक देश के आला दर्जे का हॉस्पिटल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दुग्ध उत्पादन में एनडीडीबी, जिसके साथ 2014 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर ने एमओयू किया था, उसको फिर से हम लोगों ने, जब इस बार हम लोग का टेन्योर आया, फिर से एमओयू करके और उनके विचारों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। जब हम लोग इस टर्म में उनके साथ थे तो पर डे 45,000 लीटर मिल्क प्रोक्योर हो रहा था। आज उसको बढ़ाकर हमने 2.5 लाख कर लिया है और एक टारगेट दिया कि इस 5 सालों के टर्म में हमें 45,000 से 5 लाख लीटर पर डे जाना है। और जब मिल्क हम प्रोक्योर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों को हम जोड़ रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह की लिंकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। न सिर्फ हम उनको मुख्यमंत्री पशुधन योजना से आच्छादित कर रहे हैं, बल्कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क है, उसको हम खरीद भी रहे हैं, एक बाजार भी दे रहे हैं। बादल जी, आपने काफ़ी तफसील से बताई सारी बातें। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप कृषि मंत्री बने और आप लोगों से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पे, और आपको ऐसे महकमे दिए गए हैं जो सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है, गांव के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो आपने क्या कुछ अभी किया है जिससे आप संतुष्ट हैं? और आने वाले दिनों में आपके पास क्या इनोवेशंस हैं, आपके पास क्या सुझाव हैं, और आपके पास प्लान क्या है कि झारखंड को इस राह में काफ़ी आगे तक ले जाए? मैं हर सुबह मैं सोचता हूँ कि हमारे पास समय कम है और इसी समय में हमें सब कुछ करना। आज भी एमडी साहब आए थे कि एमडी साहब, हम शुरू से आपको बोल रहे हैं कि 5 लाख लीटर दूध पर डे हमको प्रोक्योर करना है। तो हर एक को अपने जीवन में टारगेट रखना चाहिए। और इसके साथ जब आपने देखा होगा कि मौसम प्रतिकूल था, 22 में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन झारखंड में हुआ, उतना अन्न उत्पादन कभी नहीं हुआ था। तो हमारी जो पॉलिसीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू के दिनों में यहाँ के लोगों ने बनाया, उस पर हमने काम करना शुरू किया। हम लोग गाय को तो माता मानते हैं, हम लोग नदी की भी पूजा करते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं, हमें अन्नदाता की भी पूजा करनी चाहिए। हमेशा एक कवि की वो पंक्तियाँ, किसान की भावना से बड़ी कोई भावना नहीं होती। आप एक किसान के घर में चले जाइए, कहिए मेरे घर में पूजा है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो वो अपने घर का दूध आपको दे देगा। भले उसका बच्चा भूखा रहे, लेकिन आपको आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देगा। किसानों के बारे में एक लाइन जो उसकी दशा को दिखाती है कि टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो ये ख्वाहिश होती है किसान। उनकी जो हालत है इतनी दयनीय है, उनके घर ऐसे हैं आज भी फूस के हैं, खपड़े के हैं, और जब पूरी बारिश होती है तो सबसे पहले उनका ही घर प्रभावित होता है। लेकिन उस पर वो नज़रअंदाज करके कि मेरा घर पानी से भर सकता है, उसको नज़रअंदाज करके भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश जम के हो ताकि अन्न उत्पादन कर सकें और इस देश के लोगों को हम ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा सकें। तो वैसे भावना को रखने वाले किसान को भी विरसा किसान का हमने दर्जा दिया है। तो आपने काफ़ी दिलचस्प बातें बताई और हमारे सवाल इतने हैं कि ये समय कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बादल पत्रलेख जी, दिवाकर जी, ब्रजमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आग्रह करूंगी कृपया आप तीनों मंच पर बने रहें, क्योंकि हमारे आगे के सेशंस में बढ़ने से पहले वक्त है हमारे आज के पैनलिस्ट्स के सम्मान समारोह का। अब मंच पर आपके रूबरू आने जा रहे हैं वो बेमिसाल पैनलिस्ट्स और लीडर्स जो हैं अलग अलग सेक्टर्स से, लेकिन अपने अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन से नया झारखंड का सपना साकार कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पैनलिस्ट्स का। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्री RK अग्रवाल, पथमेड़ा गौधाम, राजस्थान, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ।
आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी श्री संजीव शेखर, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, अडानी पावर। कृपया प्लीज स्टेज पर आए अपना सम्मान ग्रहण करने के लिए। अब बुलाना चाहूंगी स्टेज पे श्री सुधीर कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, झारखंड मिल्क फेडरेशन को। कृपया स्टेज पर आके अपना सम्मान ग्रहण करें। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री हिमांशु शेखर चौधरी, चेयरमैन, झारखंड स्टेट फूड कमीशन को। कृपया स्टेज पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। अब स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैं श्री अरुण कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, झारखंड को। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर एवरीबॉडी ऑन द स्टेज। मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर मनोज मलयालम, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से, एमएलए विश्रामपुर एंड एक्स हेल्थ मिनिस्टर झारखंड को। कृपया स्टेज पर आके अपना सम्मान ग्रहण करें। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अब वक्त है हमारे अगले सेशन की ओर बढ़ने का, जिसके लिए हम इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर श्री संजीव शेखर जी को, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, अडानी पावर, जिनके मार्गदर्शन में बिजनेस के क्षेत्र में झारखंड नई बुलंदियों को छू रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपका करियर था एज ए जर्नलिस्ट, वहां से आप मूव ऑन करके कॉर्पोरेट इसमें आते हैं, और इसमें जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके जरिए आप किस तरह से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हम जानना चाहते हैं कि बिहार झारखंड जो न्यूज़ 18 है उसके दर्शकों को बताइए कि किस तरह से बदलाव जमीनी स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में क्या चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। मैंने भी अपना करियर जरूर शुरू किया पत्रकारिता से, लेकिन एक कहावत है कि टेक योर लाइफ एज इट कम्स, और पत्रकार एक ऐसी जगह है जहां पर पत्रकारिता में आप इतनी चीजों को देखते हैं और जानते हैं कि सब तरह का चैलेंजेस आप लाइफ का एक हिस्सा मान के स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि जब आप एक पत्रकारिता में एक लंबा अरसा गुजार लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर मुद्दे क्या हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, खास करके क्योंकि आप जंगल में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। तो अडानी जो ग्रुप है उसकी एक बहुत बड़ी कोशिश रही है कि किस तरह से उन लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई जाए जहां तक ये सुविधा अब तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो हाल फिलहाल में आपके क्या इनिशिएटिव हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा, जो इनिशिएटिव्स कंपनी ने हमारी ली है हाल के दिनों में। गोड्डा एक ऐसा सुदूर इलाका रहा है जहां पर काम करना बहुत आसान नहीं था और लोगों तक पहुंचना भी आसान नहीं था। सो मेडिकल इंटरवेंशन वाज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल। और हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो लोग हैं उनको उनका विश्वास जीतने के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। और जब हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लगाना शुरू किया तो उस मेडिकल कैंप्स में भारी संख्या में लोग आते थे, और ये सब काम हम लोग राज्य सरकार के निर्देश पर ही करते थे, क्योंकि राज्य सरकार से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता था। अगर सही मायने में आंकड़ा को रखा जाए सामने तो पिछले 3 से 4 साल में हम लोगों ने 3.5 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं, और करीबन 1 लाख ओपीडी पर ईयर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मोबाइल यूनिट्स हैं जो गांव-गांव में कैंप लगाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, खासकर जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बेसिक जो बीमारियां होती है, सर्दी खांसी बुखार से लेकर बहुत सारे। और मुख्यमंत्री गंभीर योजना एक प्रोग्राम है जिसके तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं। खास करके गोड्डा की बात कर रहे थे, तो गोड्डा एक ऐसा इलाका है
जहाँ एक आदिम जनजाति भी पाई जाती है जिसे पहाड़िया जनजाति कहते हैं, उनके बीच में अगर जाएंगे तो शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है और मेडिकल फैसिलिटी लेने में वो थोड़ा परहेज भी करते हैं। उनको लगता है कि कहीं इसका कोई असर ना हो जाए। तो एक ये कितनी बड़ी चुनौती है कि लोगों को आप एग्री करें कि वैक्सीन ये समय पे है तो ये वैक्सीन लेना चाहिए, हमें ये मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है तो आपको ये अवेल करना चाहिए। तो ये एक कितनी बड़ी चुनौती रहती है। चुनौतियां रहती हैं बृजमोहन जी, लेकिन होता यह है कि जब आप मोबाइल कैंप लगाते हैं और लोगों का जब सही इलाज होने लगता है, क्योंकि हमारी जो मेडिकल टीम है वो काफी अच्छे ढंग से, बहुत ही क्वालिफाइड इक्विप्ड मेडिकल टीम है जो मोबाइल वैन्स लेकर के गांव में जाती है, और जब लोग एक दूसरे को देखते हैं कि उनको जो इलाज किया जा रहा है उससे फायदा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास कायम होता है एक दूसरे के प्रति, और तब लोग स्वतः आ जाते हैं उस तरह के मोबाइल कैंप्स में। बहुत बढ़िया, आपसे काफी विस्तार से बात हुई। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रजमोहन जी। आपसे मैं आग्रह करती हूँ आप कृपया स्टेज पर बने रहें। अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री अरुण कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ झारखंड को। शुक्रिया आपका बहुत बहुत अरुण कुमार सिंह जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव है झारखंड के। स्वास्थ्य विभाग, हाँ स्वास्थ्य विभाग है इनके पास, लेकिन जो इनकी प्रशंसा हमने सुनी खेल के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में इन्होंने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम सबको एक बार फिर इनके लिए जरूर क्लैपिंग करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही समाज को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। जो दिशा है, समाज को ये दिशा देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस आरोग्यम के इस महामंच पे जुड़ने के लिए। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो निश्चित तौर पे आप हम लोगों से बहुत ज्यादा जानते हैं, पॉलिसी मेकिंग से आप जुड़े हुए हैं। तो झारखंड की जो स्थिति है खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको नेशनल लेवल पे ले जाएं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मानक हैं उससे हम मीटअप करें। ये कितना बड़ा एक चैलेंज होगा झारखंड के लिए, और इसमें हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, कैसे झारखंड सरकार ने कोविड जैसी महामारी के समय देश में एक अपनी मिसाल कायम की, उसी श्रृंखला में आज जो इस आयोजन में मैं सम्मिलित हुआ हूं, तो स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि राज्य के बहुत से इलाके हैं जो सुदूरवर्ती हैं। हमारा राज्य जनजातीय बाहुल्य राज्य है, आदिम जनजाति के लोग भी यहाँ रहते हैं। डॉक्टरों का यहाँ पर बहुत अभाव है। लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि कैसे चिकित्सकों की कमी को दूर किया जाए। मेडिकल कॉलेजेस राज्य सरकार ने जो स्थापित किए हैं उनमें भी कुछ कमियों की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने प्रयास किए, हमने प्रयास किए, और राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 740 छात्र छात्राओं का एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है, ताकि डॉक्टर्स की आने वाले समय में कमी नहीं रहेगी। उसी प्रकार से नर्सिंग का सेक्टर बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, उस सेक्टर को रेगुलेट करना, फार्मेसी का सेक्टर है उसको रेगुलेट करना, डेंटल सेक्टर को रेगुलेट करना, पैरामेडिकल सेक्टर को रेगुलेट करना, इन सभी दिशाओं में सब सरकार ने कार्य किए हैं। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस मैन पावर को लेकर चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस प्रोक्योरमेंट को लेकर चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक इस प्रकार से लगता है कि झारखंड में टेंडर में भाग लेना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो बहुत से लोग नहीं आते, हमारे बहुत से टेंडर फेल करते हैं। तो इस दिशा में लगातार, क्योंकि एक इमेज बनाने में काफी समय लगता है, तो इमेज को बिल्डअप किया जा रहा है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कम टू झारखंड एंड कंट्रीब्यूट। कैसे हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करें, और इस दिशा में काफी कार्य किए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी खास करके स्वास्थ्य सेक्टर के लिए। और जिस तरह से सरकारी सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम अगर करे
तो निश्चित तौर पे हम बेहतर और एक सेहतमंद झारखंड की परिकल्पना कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री हिमांशु शेखर चौधरी जी, चेयरमैन झारखंड स्टेट फूड कमीशन को, कि वो कृपया मंच पर आएं। और इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए इनवाइट करना चाहूँगी श्री दिवाकर तिवारी जी को, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 झारखंड। अब हमारे इस सत्र में एक ऐसे व्यक्ति हैं, जी हाँ, हम हिमांशु शेखर चौधरी की बात कर रहे हैं, जो पत्रकार रहे, लंबे समय तक पत्रकार रहे। उसके बाद ये मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो पहला मुख्यमंत्रित्व काल था उसमें पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। इन्होंने नज़दीक से शासन प्रशासन को देखा और यही वजह है कि ये जब सूचना आयोग में गए या अभी झारखंड राज्य खाद्य आयोग में है, तो उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका स्वागत है। आप अपने दफ्तर को छोड़ के और आप जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पे और वहाँ मुखिया से आप संवाद कर रहे हैं। आप जिस उद्देश्य को लेकर बाहर निकले थे, आप सेटिस्फाइड हैं? ये देखिए, आदमी जो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। तो स्वाभाविक है कि संतोष तो नहीं है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर समय रहती है। अभी मैं मंच पर के सामने, चूंकि हेल्थ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इनके गुणगान, इनकी तारीफ मैंने सुनी और मैं इस चीज़ का लाभ लेना चाहूँगा कि आज झारखंड में चूंकि आपका कार्यक्रम आरोग्य पर है, तो मैं अपने आप को उसी के इर्द गिर्द केंद्रित रखना चाहूँगा। आज हम झारखंड संसाधन में कम नहीं है, किसी भी चीज़ में हम कम नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए और पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है या होना चाहिए कि आज कुपोषण हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हेल्थ सेक्रेटरी की हैसियत से मैं इस मंच का लाभ लेना चाहूँगा कि कुछ बातें इनके संज्ञान में भी जाएँ। इनको अगर ध्यान होगा तो मैं जब जिले का भ्रमण कर रहा था तो मैं चाईबासा गया था, और चाईबासा के एमटीसी सेंटर्स का जब मैंने, सिविल सर्जन ने बड़े आग्रह किया कि आप चलिए और चल के देखिए, मैं उस एमटीसी सेंटर्स की स्थिति देखी, इतना बेहतरीन था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी उतनी अच्छी सुविधा दे सकता है, और प्रोफेशनली मैनेज था। मैंने इनको व्हाट्सएप भी किया था। ये व्हाट्सएप इसलिए किया था कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। जब मैं जिलों में गया तो जिलों में मैंने ये देखा कि कुपोषण उपचार केंद्र तो बने हुए हैं, वहाँ डॉक्टर भी प्रतिनियुक्त है, सारी सुविधाएं भी हैं। इतना ही नहीं, जो माताएं अपने बच्चों को इलाज कराने आती हैं, सरकार ने उनके लिए भी राशि का प्रबंध किया है, उनके लिए भी भोजन का प्रबंध किया है। लेकिन मैं जो बात बोलता कहना चाह रहा हूँ ये कि सरकार योजनाएं बना सकती हैं, संसाधन दे सकती हैं, लेकिन लोगों में जब तक जागरूकता नहीं रहेगा तब तक आपकी कोई स्कीम काम नहीं करेंगे। ये कुपोषण के संदर्भ में बहुत प्रभावी है कि कई परिवार के लोगों ने ये कहा कि सर उसके घर में बच्चा कुपोषित है, लेकिन वो परिवार कुपोषण उपचार केंद्र अपने बच्चे को लेके इसलिए नहीं आ रहा है कि उसके 3 बच्चे हैं, उसकी माँ को ये चिंता है कि हम एक बच्चे के साथ रहेंगे तो हमारी 2 बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो ये ऐसे विषय हैं जिसको गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। उसीलिए मैंने जब जिलों में मैं जा रहा था तो मैंने हर मुखिया से यह आग्रह किया कि जो भी ऐसी समस्याएं हैं, खासकर जो खाद्य आयोग का जो मैंडेट है वो एनएफएसए को लागू करना है। एनएफएसए की जितनी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जो वंचित रह गए हैं, या जो अगर सीधे शब्दों में कहें कि जो अपने संसाधन से अपनी जीविका नहीं चला सकते हैं, उनके लिए हैं। मैं हर अधिकारी को भी, मैंने मुखिया से भी यह आग्रह किया कि आप सारी योजनाओं को अपना कर्म मानिए, लेकिन इस योजना को अपना धर्म मानिए। तो आपने बहुत सारी आवश्यक जानकारियां दी और हम उम्मीद करते हैं कि आपने मंच से जो संदेश दिए हैं और जो अपील की है लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु शेखर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। श्री दिवाकर तिवारी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के हमारे लास्ट महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशन के लिए स्टेज पर बने रहें। अब मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे श्री सुधीर कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड मिल्क फेडरेशन को।
तो हमारे साथ सुधीर कुमार सिंह जी हैं, झारखंड मिल्क फेडरेशन के प्रबंध निदेशक हैं, एमडी हैं। मेधा डेयरी घर घर की पहचान बन चुकी है। जब आप आए थे तो 40,000 लीटर जो है आंकड़ा था, अब 2.5 लाख लीटर हो गया। जब मैं आया झारखंड, फॉर्चुनेटली मैं झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, इसी स्टेट का रहने वाला हूँ, तो मेरी इच्छा थी और सौभाग्यवश मैं मंत्री जी के जिला से ही आता हूँ। जब हम बिहार में थे तो यहाँ 3 डेयरियाँ चलती थी सुधा की, एक रांची, एक जमशेदपुर और बोकारो। और हम ये सोचते थे कि झारखंड में तो दूध है नहीं, क्योंकि सारे सर्वे ये कहता था कि यहाँ दूध नहीं है। तो बिहार से जो दूध का उत्पादन होता था, समस्तीपुर, बरौनी से, वो दूध वहाँ हम यहाँ भेजते थे, प्रोसेस होके वो हमारे कंज्यूमर के बीच जाता था। पर बेसिकली हमारे किसानों को कोई खास मदद नहीं मिल पाता था। पर जैसा अरुण सर ने कहा, इन्होंने सजेस्ट किया एनडीडीबी को बुलाने का। एनडीडीबी यहाँ आई और 2014 में जब पहला एमओयू हुआ तो उसमें मात्र 11,000 लीटर दूध यहाँ था। तब मैं बिहार में काम कर रहा था और 19 में मुझे बोला गया कि आप झारखंड को देखें। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मैं यहाँ तुरंत आके ज्वाइन किया और जो देखा यहाँ की स्थिति, लगा यहाँ बहुत कुछ करने का है। और बड़े गौरव के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिव महोदय, सबने पुरजोर जो है सहयोग किया इसमें। फिर हमने 3 डेयरियाँ सारठ, साहेबगंज और पलामू डेयरियों का निर्माण किया। पैसे हमें सरकार से मिले और जो निर्धारित समय था उससे पहले एनडीडीबी ने इन सारे डेयरियों को बना के तैयार कर दिया। सारठ का उद्घाटन हुआ, फिर साहेबगंज का माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों द्वारा किया और रिसेंटली करीबन 2 से 2.5 महीना पहले पलामू में जो डेयरी थी 50,000 लीटर की क्षमता का, उसका निर्माण का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कमलों द्वारा किया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मात्र 2 महीना हुआ है 60,000 लीटर दूध पलामू के में आज उत्पादन हो रहा है। और मैं कई महीने में देखता हूं कि इसका जो संभावना है, पोटेंशियल जो है, बिहार के कई अच्छे जिलों से कहीं जाते हैं। 90% तक का सब्सिडी मिलता है जानवर खरीदने के लिए। हमारे बीच आरके अग्रवाल हैं, उनका एक सवाल है आपसे, वो सवाल पूछना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे जानना है कि दूध तो सर हम लोग 40,000 लीटर से 2.5 लाख लीटर पे पहुंच गए। क्या हमारे झारखंड में ऐसी भी कोई योजना है कि देसी गाय का दूध और जर्सी गाय का, दोनों का दूध अलग अलग उत्पादन क्या संभव है, हो सकता है क्या? निश्चित रूप से हो सकता है। मैं इस बात को अभी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता दूं कि जैसा एक सेशन में इन्होंने बताया कि यहाँ 11% बफलो है, 89% काव है, इसमें सिर्फ 5% क्रॉसब्रीड है झारखंड के केस में। 84% आज के दिन भी नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है और सारे दूध A2 क्वालिटी के होते हैं। अगर उसके कीमत को देखा जाए, अगर हमें बाजार हम एक बार डेवलप कर लें, एक बार विश्वास हम जीत लें, तो वो A2 मिल्क 100 रुपये लीटर बिकता है। तो उसका हम करेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा एक लेवल लाना चाहते हैं। एमडी साहब, आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम गोबर डालते हैं तो वहाँ डबल से ज़्यादा का प्रोडक्शन होता है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि झारखंड में एक ऐसी गौशाला है जहाँ से आपको डेली का, रोज का 1 लाख किलो गोबर मिल सकता है। अब आप सोचिए कि अगर 1 लाख किलो आप चकुलिया गौशाला से उठा ले तो गौशाला का भी भला हो जाएगा और किसानों का भी भला होगा और झारखंड में रहने वाली जनता का भी भला होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी आपने देखा होगा बनारस में एनडीडीबी ने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया था, वो सिक यूनिट हो गया था और वहां गोबर से ही वो पूरा प्लांट अब गोबर गैस से ही चलता है। और झारखंड के हर गांवों में हम सोसाइटी बना दें, गौशाला से गोबर लेके उसको प्रोसेस कर लें और वो भी फ्री होगा। वो इसलिए फ्री होगा कि टाटा सस्टेन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है CSR के तहत, वो बोलती है कि अगर आप करते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सिर्फ 5,000 रुपये उन्होंने मांगा था कॉस्ट, छोटे वाले बड़े वाले मतलब गोबर गैस प्लांट का, और उस एवज में उन्होंने कहा था जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा वो हम लेंगे। ठीक है, आप ले लो, हमें गोबर मिल गया, खाद मिल गया और बेहतर यूटिलाइजेशन हो गया, तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। तो निश्चित रूप से उस पर काम किया जा सकता है। मैंने बताया कि सुजुकी ने अभी बनास डेयरी के साथ टाई अप किया है, वो CNG बना के उसको दे रहा है, उसकी बॉटलिंग हो रही है, बॉटलिंग करके वो पेट्रोल पंप के माध्यम से दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर कुमार सिंह जी। हम किसी और वक्त पर आपका इंतजार होगा और हम बहुत सारी कहानियां सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी ब्रजमोहन सिंह, एडिटर
इनपुट न्यूज 18 बिहार झारखंड को। और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी पहले सम्मान ग्रहण करने के लिए श्री बादल पत्रलेख जी को, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। कृपया स्टेज पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें सर। थैंक यू ऑल वेरी मच। साथ ही आयोजन की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी मेहमानों का धन्यवाद कि आप सभी ने अपनी मौजूदगी से आज का ये आयोजन सफल और यादगार बनाया। नमस्कार।